फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी ने स्वास्थ्य के कारणों के चलते अपने उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिए हैं। तो आने वाले एग्जामों में उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आज हम आर्टिकलों के माध्यम से उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी प्रावधान हैं, उन सभी को अध्ययन करेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 63 से लेकर के 71 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 63। आर्टिकल नंबर 63 क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति होगा। तो भारत का उपराष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 63। 64 आर्टिकल क्या बोलता है? 64 आर्टिकल ये कहते हैं कि जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति वो राज्यसभा के पदे सभापति होंगे। सभापति होंगे। ठीक है, तो अभी तो ये अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं, तो अभी सभापति कौन है या सभापति का कार्य कौन कर रहा है? तो वो कर रहे हैं हरिशंकर नारायण जी। हरिशंकर नारायण सिंह ये उपसभापति थे जो अभी सभापति का कार्य कर रहे हैं। क्लियर है? आर्टिकल नंबर 65 क्या बोलता है कि उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। जब राष्ट्रपति किसी कारणों से कार्य करने में असमर्थ होते हैं, ठीक है, या त्यागपत्र दे देते हैं, तो उस स्थिति में अधिकतम 6 माह तक जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, कितने माह तक? अधिकतम 6 माह तक। और 6 माह इसलिए क्योंकि 6 माह के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का पद नहीं है। ये बात याद रखिएगा कि कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का पद नहीं है। इज दैट क्लियर? अब पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर, ये दोनों क्या है? ये दोनों जो प्रावधान है आर्टिकल नंबर 64 और 65, ये उपराष्ट्रपति के कार्य को डिफाइन करते हैं कि वो राज्यसभा के सभापति भी होंगे, और जब राष्ट्रपति कार्य करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, और जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो उनको वेतन और सारी सुविधाएं राष्ट्रपति की तरह ही प्रदान की जाएगी। इतने बात क्लियर हुआ? अब पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 66 को। आर्टिकल नंबर 66 में दिया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं योग्यता। निर्वाचन एवं योग्यता। तो देखते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहली योग्यता तो ये है कि वे भारत का नागरिक हो। पहली बात तो ये कि भारत का नागरिक हो। क्लियर है? भारत का नागरिक हो। दूसरी बात क्या है कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो। दूसरा चीज क्या है? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो। तीसरा ये है कि वो राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। ठीक है, और चौथा है कि वे किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, लेकिन लाभ के पद को संविधान में डिफाइन नहीं किया गया कि किसे हम लाभ का पद कहेंगे, लेकिन किसे हम लाभ का पद नहीं कहेंगे ये डिफाइन किया गया है। बहुत सारे पद हैं जिसे लाभ का पद हम नहीं कहेंगे। उनमें से एक क्या है? राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, संघ व राज्य के राज्यपाल व मंत्री आदि, इन सभी पद को हम लाभ का पद नहीं कहेंगे, मतलब ये सभी उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्य है। तो इतने सारे योग्यता देखें। इसके अलावा जो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं उनको क्या चाहिए, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। ये 20 प्रस्तावक अलग से और 20 अनुमोदक अलग से। इसके अलावा उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो प्रत्याशी है उनको 15,000 रुपए की राशि जमा करनी पड़ेगी, और अगर वे वैध मत का 1/6 वोट नहीं पाते हैं तो उनकी ये जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। तो इतने सारे हम इनके योग्यता के बारे में पढ़े। अब देखते हैं इनके निर्वाचन को। सबसे पहले देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन पार्टिसिपेट करता है। तो कौन पार्टिसिपेट करता है इनके निर्वाचन में, तो सांसद, संसद के सदस्य, चाहे वे सदस्य राज्यसभा से हो, चाहे वे सदस्य लोकसभा से, चाहे वे सदस्य निर्वाचित हो, चाहे वे सदस्य मनोनीत हो, ठीक है। वे सदस्य जो है निर्वाचन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे राज्यसभा कितने 245 और लोकसभा कितने 443 मेंबर, तो ये मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए हमारे पास 8, 8 और 7, तो 788 जो सदस्य हैं, जो सांसद हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं और इनका मत मूल्य समान होता है, दैट मीन्स एक होता है। जैसे कि हम लोग आम चुनाव में वोट डालते हैं तो हमारा वोट मूल्य कितना होता है, एक प्रत्याशी का एक वोट मूल्य, उसी प्रकार से एक सांसद का वोट मूल्य एक होता है, चाहे वो सांसद राज्यसभा से हो, चाहे वो लोकसभा से हो, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो। क्लियर है। तो 788 सांसद जो है, अभी तक हमने ये समझा कि 788 सांसद अधिकतम जो है उपराष्ट्रपति के लिए जो है वो वोट डालते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इनकी निर्वाचन पद्धति, ठीक है। इनकी निर्वाचन पद्धति के लिए कुछ शब्द यूज किए गए हैं, जैसे कि एकल संक्रमणी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, ये एक पद्धति है। दूसरा है गुप्त मतदान, और तीसरा है अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहने का मतलब जिसे जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती है वो उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। जैसे हमारे द्वारा चुने का प्रतिनिधि कहाँ है, संसद में, ठीक है, और वो किसको चुनेगी, उपराष्ट्रपति को। तो ये प्रक्रिया कहलाएगी अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है। हम जो विधानसभा लोकसभा में वोट डालते हैं वो है प्रत्यक्ष निर्वाचन। गुप्त मतदान, हम लोग भी गुप्त मतदान करते हैं, वही गुप्त मतदान है। ऐसा नहीं है कि हाथ खड़ा करके पूछ लिया जाए कि बताइए किसको उपराष्ट्रपति बनाया जाए। एक पेपर बैलेट दिया जाता है और उसमें गुप्त रूप से जो है सभी सांसद वोट डालते हैं। अब एकल संक्रमणी मत प्रणाली कहने का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले देखते हैं कि भाग कौन कौन ले रहे हैं। राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के कितने 245 और लोकसभा के कितने 543, टोटल हो गए 788 सांसद। इन 788 सांसद जो है वो वोट डालेंगे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। क्लियर है। अब देखिए, इन सभी को एक, जैसे कि एक पेपर बैलेट दिया जाता है, ऐसे पेपर बैलेट दिया जाता है। एक तरफ प्रत्याशी का नाम रहता है, जैसे कि मैंने कहा कि 4 प्रत्याशी खड़े हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। ये उम्मीदवार है A, B और C, D, ये 4 प्रत्याशी हैं।
अब सभी सांसद जो वोट देने के लिए आए हैं उनको ये पेपर बैलेट दिया जाएगा और उनको यहाँ पर वरीयता क्रम निर्धारित की जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है आम चुनाव में क्या होता है हम किसी एक प्रत्याशी को वोट डालते हैं या थप्पा लगाते हैं फिर हमारा काम हो गया, लेकिन यहाँ पे वरीयता क्रम दी जाएगी। जैसे कैसे कोई सांसद वोट डालने आया वो तो वोट कैसे डालेगा, वो अपना वरीयता क्रम देगा कि उसकी पहली पसंद मान लीजिए बी है कि वो चाहता है कि बी जो है वो उपराष्ट्रपति बने तो उसके सामने एक लिख देगा। क्लियर है। अगर बी नहीं बनता है तो वो चाहेगा कि ए बन जाए, ए नहीं तो ये नहीं तो ये, तो ऐसे वो अपना वरीयता क्रम निर्धारित करता है। अभी ये बैलेट सभी 788 सांसद या जितने सांसद उपस्थित हुए हैं वोट डालने के लिए उनको दिए जाएंगे। अब सभी वोट डालेंगे। ठीक है, अब गणना कैसे होगी, जीतेगा कौन, तो उसके लिए न्यूनतम कोटा निर्धारित किया गया। न्यूनतम कोटा के लिए फॉर्मूला क्या है, जो टोटल वैध मत है उसका आधे से एक अधिक, ये होता है वैध, ये होता है न्यूनतम कोटा। जो प्रत्याशी ये न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेगा वो उपराष्ट्रपति बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि देखते हैं कि अब देखिए वोट अवैध कैसे होगा। मान लीजिए किसी सांसद ने दो प्रत्याशियों को एक एक वरीयता दे दिया, तो ये जो वोट है वो हो जाएगा अवैध, वो अवैध वोट हो जाएगा। क्लियर है। तो हम चलिए मान के चलते हैं कि कुछ वोट अवैध हो गई और कुछ सांसद जो है वो वोट डालने नहीं आए। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि 750 सांसदों ने वोट दिया होगा। कितने सांसदों ने, 750 सांसदों ने, 750 सांसदों ने वोट दिया होगा। तो उसके लिए न्यूनतम कोटा कितना होगा, ये देखिए ये 750 बटे 2 + 1 बराबर हो जाएगा 376। तो जिस किसी प्रत्याशी को, 4 प्रत्याशी मान लीजिए इलेक्शन में लड़ रहे हैं उपराष्ट्रपति के पद के लिए, तो इनमें से जिसको भी 376 वोट प्राप्त होगा वो जीत जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अब इसकी गणना कैसे होती उसको देखते हैं। मान लीजिए ये आपका पेपर बैलेट था, ये प्रत्याशी, ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 मान लीजिए। ठीक है, तो प्रथम चरण की गणना हो गई। पहले क्या होगा, प्रथम चरण की गणना होगी। प्रथम चरण की गणना। अब प्रथम चरण की गणना में क्या होगा, जिन सांसदों ने अपना पहला वरीयता जिसको दिया है वो पार्टिसिपेट, उनकी गणना होगी। जैसे कि ये देखिए इसमें बी दिया है। ठीक है, तो सभी ये देखिए 750 सांसदों ने वोट डाला है, तो अपना पहला वरीयता किसको दिया उसका गणना होगा। मान लीजिए ये 4 प्रत्याशी हैं, तो 750 में से मैं कह रहा हूं कि 300 सांसदों ने अपनी पहली वरीयता ए प्रत्याशी को दिया है, ए उम्मीदवार को दिया है, बी को 200 ने दिया है, सी को भी मान लीजिए 200 ने दिया है और डी को दिया है मान लीजिए 50 सांसदों ने। ठीक है, तो ये इनकी पहली वरीयता हो गई। ठीक है, अब देखिए मतलब इसमें अधिक आम चुनाव में क्या होता, जो ज्यादा वोट पाया वो जीत जाता। ठीक है, विधानसभा लोकसभा में ऐसी होता है। जैसे कि अगर मैं मानूं कि ए ने 300 वोट पाया तो आम चुनाव में अभी वो जीत जाता, लेकिन ए ने अभी देखिए न्यूनतम कोटा हासिल नहीं किया है और न्यूनतम कोटा हासिल नहीं करेगा तब गणना हो गई द्वितीय चरण की। अगर न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता तो ए प्रत्याशी जो उपराष्ट्रपति बन जाता, लेकिन ये न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं किया है तो इसका गणना होगा द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण में गणना होगी। क्लियर है। अब द्वितीय चरण में मान लीजिए, अब द्वितीय चरण की गणना कैसे होती है, मान लीजिए डी प्रत्याशी ने सबसे कम वोट पाया है तो इसके वोट को कट कर दिया जाता है। क्लियर है। और इसकी जो, अब देखिए 50 सांसदों ने अपनी दूसरी वरीयता जिसको दी है उसमें हम काउंट कर देते हैं। मान लीजिए 50 सांसदों में से जो 40 सांसद हैं उन्होंने अपनी दूसरी वरीयता ए प्रत्याशी को दिया होगा। ठीक है, और 10 सांसदों ने बी प्रत्याशी को अपनी दूसरी वरीयता दी होगी और 0 सांसदों ने सी को दिया होगा, मतलब किसी ने भी सी को अपना दूसरा वरीयता नहीं दी होगा, ऐसे मान के चलते हैं। तो ये दूसरी वरीयता की गणना हम इसमें काउंट कर देते हैं। जैसे कि
ए ने 300 पाया था, अब दूसरी वरीयता में 40 पा गया, तो इसका हो गया 340। और बी का देखेंगे तो 200 और 10, तो इसका हो जाएगा 210। ठीक है, और सी ने कितना पाया? और सी ने पाया है 200 प्लस 0, तो ये पाया है 200। तो देखिए ए ने कितना वोट पाया? दूसरे चरण की जब गणना हुई तो ए ने पाया 240। ठीक है, 240, और लाना कितना है? 376। तो अभी भी हम देखते हैं द्वितीय वरीयता की गणना होने के बाद भी उसने न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं किया। अब गणना हो गई तृतीय चरण की, अब गणना होगी तृतीय चरण की। तृतीय चरण की गणना कैसे होगी? तो देखिए इसमें भी जो सबसे कम वोट पाया है उसके वोट को काट दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि 200 सांसदों ने, ठीक है, प्रत्याशी सी को अपनी पहली वरीयता दी होगी, तो इसमें दूसरी वरीयता किसको दी है? मान लीजिए 200 सांसदों में से जो 100 सांसद हैं उन्होंने अपनी दूसरी वरीयता ए प्रत्याशी को दी होगी। क्लियर है? और 100 सांसदों ने अपनी दूसरी वरीयता बी प्रत्याशी को दी होगी। अब ये इसमें काउंट हो जाएगा। भाई ये 340 था, इसने 100 और प्राप्त कर लिया, तो इसका हो गया 440। और ये पहले 210 था, इसको भी 100 मिला, तो ये हो गया 310। तो देखिए ए जो प्रत्याशी है उसने 440 वोट प्राप्त कर लिए, जो न्यूनतम कोटा से काफी अधिक है। तो ए प्रत्याशी क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति का पद प्राप्त हो जाएगा, उसने चुनाव जीत लिया है। तो ऐसे गणना होती है उपराष्ट्रपति पद के लिए। इसी प्रक्रिया को कहते हैं ये एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आम चुनाव से बिल्कुल अलग है। ठीक है, जब तक न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होगा तब तक कोई भी प्रत्याशी उपराष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर पाएगा। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 67। अब पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 67। देखिए आर्टिकल नंबर 67 में इनके कार्यकाल के बारे में बताया गया है। कार्यकाल, इनका कार्यकाल पूर्णकालिक रहता है। पूर्णकालिक मतलब पूरे 5 साल, पूरे 5 साल। अगर उपराष्ट्रपति त्याग पत्र नहीं देते हैं या उन्हें संसद से किसी विधि द्वारा हटाया नहीं जाता है तो पूरे 5 साल तक वे अपने पद पर धारण रहेंगे। ठीक है, अब लेकिन इसमें क्या है? 67 का ए पढ़ना है, 67 का 2 पढ़ना है। 67 के ए के तहत वे अपना त्याग पत्र, कौन? उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे सकते हैं। किसको देंगे त्याग पत्र? राष्ट्रपति को। और इसी आर्टिकल के तहत ही, और ये आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी आर्टिकल के तहत माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी ने अपना त्याग पत्र सौंपा है किसको? राष्ट्रपति। ये आर्टिकल पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या है? राष्ट्रपति दैट इज वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया है, हटाने की प्रक्रिया। अब ये प्रक्रिया कैसे है? तो देखिए संसद जो है वो 2 सदनों से मिलकर बनी है। एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा मेंबर कितने होते हैं? 245। मान लीजिए 5 सांसद रिक्त हैं तो 240 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो उसका संकल्प आप राज्यसभा में ही ला सकते हैं। क्लियर है ये बात? लोकसभा में आप नहीं लाएंगे। अब यहाँ क्या होगा? उपस्थित एवं मत करने वालों का 121 बहुमत लगेगा इसमें। टोटल का आधे से अधिक चाहिए किसमें? राज्यसभा में। ठीक है, तत्कालीन जितने भी सदस्य उपस्थित हैं, ठीक है, उनका आधे से अधिक वोट। मान लीजिए 240 पद है तो उसमें से आधे से अधिक मतलब 121 सांसद अगर ये संकल्प पारित कर देते हैं कि उपराष्ट्रपति को पद से हटना चाहिए तो ये संकल्प आगे जाएगा लोकसभा में। अब देखिए लोकसभा में सीटें कितनी? 443। मान लीजिए 3 जो पद है वो रिक्त है, अब कितना हो गया? 540। ठीक है,
अब 540 में मान लीजिए ये संकल्प जिस दिन लोकसभा में गया उस दिन लोकसभा में 300 मेंबर जो है वो सदन में उपस्थित, लोकसभा में। क्लियर है? अब इसमें क्या होगा, अगर इसमें से आधे से अधिक, दैट मीन्स 151 सांसदों ने ये संकल्प पारित कर दिया कि उपराष्ट्रपति को पद से हटना चाहिए, तो उसी समय से उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। दोनों में अंतर क्या है? देखिए, राज्यसभा में टोटल का आधे से अधिक चाहिए और लोकसभा में उस दिन जितने उपस्थित हैं जो वोट डाल रहे हैं उसका आधे से अधिक। यहाँ चाहिए सिर्फ सहमति और यहाँ तत्कालीन एवं उपस्थित के आधे से अधिक, ये चीज लिखा हुआ है पॉलिटी में। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से वो अपने पद से हट जाएंगे। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 68। आर्टिकल नंबर 68 में कहा गया है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया है तो यथाशीघ्र चुनाव आयोग द्वारा उसका चुनाव संपन्न किया जाएगा। इसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, जैसे कि राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित है कि अगर राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दें या किसी कारण से उनका पद रिक्त हो गया तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। ठीक है, लेकिन इसमें उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली हो गया तो इसके लिए कोई समय सीमा नहीं बताई गई है, उसमें लिख दिया गया कि यथाशीघ्र चुनाव जो है वो कराया जाएगा। क्लियर है? अब आर्टिकल नंबर 69 में है उनका शपथ। ठीक है, और ये शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाएगा। आर्टिकल 70 में है उनके कर्तव्य। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो उनके क्या कर्तव्य होंगे ये बताया गया आर्टिकल 70 में। आर्टिकल 71 इसमें बताया गया है कि मान लीजिए उपराष्ट्रपति के संबंध में, उसके निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद आ गया तो इसका फैसला कौन लेगा, उसका निर्णय कौन लेगा? तो सुप्रीम कोर्ट लेगा। यह है आर्टिकल नंबर 71 में। इतनी बातें पढ़ ली। अब देखिए, थोड़ा सा देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति में क्या संबंध, क्या अंतर है। ये मैंने कहा भारत का वाइस प्रेसिडेंट और ये अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट। देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। देखिए, पहले तो कार्यकाल देख लीजिए। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल तक होता है, ठीक है, और अमेरिका के उपराष्ट्रपति का जो पद है वो 4 साल तक होता है। तो एक तो कार्यकाल में अंतर आ गया। क्लियर है? अब देखिए, जब राष्ट्रपति किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो ये अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। उसके बाद चुनाव कराना जरूरी है 6 माह के अंदर। ठीक है, अधिकतम 6 माह तक। लेकिन यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है अमेरिका का, 2022 में उसने चुनाव जीता तो इसको 2026 तक राष्ट्रपति बनना चाहिए। क्लियर है? वहां 4 साल का होता है। क्लियर है? राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति। लेकिन मान लीजिए कि 2024 में वहां के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, किसी कारण से उनका पद रिक्त हो गया, तब अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बचे हुए संपूर्ण कार्यकाल तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। दैट मीन्स यहाँ 2026 तक अमेरिका को जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, तो दोनों में अंतर देख लीजिए। देखिए, मतलब कि भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी शक्ति अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से कम है। तो इतनी बातें हो गई। देखिए, पूरा हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया उपराष्ट्रपति के बारे में। इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।